जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी और आज अपन बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग पर। मैन्युफैक्चरिंग के आज अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके ऑब्जेक्टिव किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुराने पेपर्स के शॉर्ट पेपर अपन आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ऐसे जेईई में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक के प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में, उनको आज अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। सबसे पहले अपन अपना जानना जरूरी है कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब ये तो हो गई टेक्निकल लैंग्वेज। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए? इसको सिंप्लीफाई करने का साधारण सा सिंपल सा एग्जाम है कि गाँव में या शहरों में जो मटकियाँ होती है, पानी की मटकी, उस मटकी को बनाया जाता है। उस मटकी को बनाने की प्रोसेस को ही मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे अपन। कैसे? ये इस तरीके से कि काली मिट्टी ली जाती है, उस काली मिट्टी को एक कुम्हारों द्वारा उसको इतना सुंदर हाथों से बना के पानी की मटकी के रूप दिया जाता है उसको। उस मिट्टी को तालाब से मिट्टी लाकर उसको पानी की मटकी का रूप दिया जाता है। इस मिट्टी को इस तरह एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाने को, ये जो प्रोसेस हुई, एक रॉ मटेरियल लिया, इस रॉ मटेरियल को एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के दौरान जो पूरी प्रोसेस हुई, इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में और भी इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। उन क्लासिफिकेशंस को अपन जब पूरा इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे वहां पर अपन डिस्कस करेंगे। आज अपन देखते हैं अपना पहला सवाल आज का। The first question is SSC 2007. The purpose of chaplet is option A just like chills to ensure directional solidification, option B to prevent efficient venting, option C to support the cores, option D the join lower and upper part of the molding box. तो यहाँ पर अपन से क्या पूछा गया है? यहाँ पर अपन से पूछा गया है कि चेपलेट्स का पर्पस क्या है। अब अपना जानना जरूरी है कि चेपलेट होता क्या है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन मार्क हो गया कि चेपलेट क्या है। पर्पस तो बाद की बात है, पर्पस तो बाद में देखेंगे, पहले चेपलेट जानना ही जरूरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस में कोई भी होलो सेक्शन या कोई भी ऐसी चीज जिसको अपन को अंदर से कोई इंटरनल होलो रखना है उसको, या इंटरनल कोई डिजाइन देनी है, तो उसमें एक कोर प्रिंट दी जाती है। कोर प्रिंट दी जाती है, उस कोर को सपोर्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है सपोर्ट के रूप में, उसको चेपलेट बोलते हैं। मतलब हो गया मेरा कि मैंने कोई होलो, इस तरीके से कोई सेक्शन है मेरा, उसको मुझे बनाना है। ये कोई होलो सेक्शन है, इसे बनाना है। अब इसके लिए ये मेरा पैटर्न हो गया। ये पैटर्न हो गया दो पार्टीशन में, ठीक है। दो पार्टीशन में पैटर्न हो गया। अब इसमें इस होलो पोर्शन को बनाने के लिए एक कोर प्रिंट तैयार की जाती है। इस होलो पोर्शन को बनाने के लिए एक कोर प्रिंट तैयार की जाती है। एक कोर फिट किया जाता है इस पैटर्न के अंदर, ताकि इस एरिया में ये होलो रह सके। और ये जो पूरी कैविटी रहेगी चारों तरफ की, इसमें अपन पोरिंग मेटल, पिघला हुआ धातु डाल देंगे, जिससे कि कैविटी को फिल कर देगा। और ये कोर निकालने पर ये सेक्शन अपने होलो मिल जाएगा। अब इस कोर को सपोर्ट देने के लिए या तो इस तरीके से अपना चेपलेट लगा होता है, या फिर इस तरीके से इसको सपोर्ट देने के लिए चेपलेट लगा होता है। इस कोर प्रिंट को सपोर्ट देने का काम, अपना पर्पस क्या है कोर चेपलेट का? इस कोर प्रिंट को सपोर्ट देने का। The chief advantage of die casting is option A है possibility of incorporating thick section in small casting, option B है casting is inserts is possible, option C है wide tolerance are possible, option D है high production rates are possible. यहाँ अपन से क्या पूछा गया है? यहाँ अपन से पूछा गया है कि एडवांटेज बताओ आप डाई कास्टिंग का। तो अपन को जानने की जरूरत किसकी आ गई? अब अपन को जानना है कि डाई कास्टिंग क्या होती है। सबसे पहले डाई क्या होती है? डाई मतलब एक ऐसी डाई बना दी जाती है, ऐसी जैसे मास प्रोडक्शन अगर अपन को करना है तो एक फिक्स डाई बना दी जाती है। उस डाई में अपन पिघला हुआ धातु, पोरिंग मेटल भर देते हैं और उस शेप का अपन को प्रोडक्ट मिलता जाता है। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए
इस तरीके का कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो इसके लिए अपन इस तरीके से दो पार्ट में डाई बना देते हैं। ये एक डाई तो हो जाती है मेरी फिक्स डाई और एक हो जाती है मूवेबल डाई। मूवेबल डाई ये दो पिनों से कनेक्टेड होती है, आपस में दो पिनों से कनेक्टेड होती है। यहाँ से अपन पिघला हुआ मेटल इसमें केविटी में डाल देते हैं। एक तो फिक्स डाई हो गई और एक मूवेबल डाई हो गई। अब ये डाई कास्टिंग कितने टाइप की होती है? दो टाइप की डाई कास्टिंग होती है। कौन कौन सी? हॉट डाई कास्टिंग और कोल्ड डाई कास्टिंग। हॉट डाई कास्टिंग में तो क्या करते हैं अपन, जो कास्टिंग का पूरा अपना प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में एक चेम्बर, इस पूरे प्रोसेस के साथ ही एक चेम्बर यहाँ पर अटैच कर दिया जाता है। इसमें पोरिंग मेटल, अपना मेटल, रॉ मेटल डाल देते हैं, वो मेटल पिघल कर इसमें फिल कर दिया जाता है प्रेशराइज करके। जबकि कोल्ड डाई कास्टिंग में क्या करते हैं अपन, एक चेम्बर होता है अपना, एक अलग से चेम्बर होता है। इस चेम्बर में अपन पोरिंग मेटल को इसमें डालते हैं, फिर यहाँ पर प्रेशराइज करके अपन इसमें डाई में भेजते हैं। इस तरीके से कोल्ड डाई कास्टिंग पूरी की जाती है। अब इसके एडवांटेज क्या है? इसके मेन एडवांटेज है, सबसे पहली चीज तो इसकी प्रोडक्शन रेट हाई है और ये हाईली एफिशिएंसी है, और इसमें अपन को बाद में मशीनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपना प्रोडक्ट वो काफ़ी अच्छा, डायमेंशन वगैरह सब अच्छी मिलती है। तो इसका यहाँ पर अपने सबसे मेन एडवांटेज क्या होगा? इसका मेन एडवांटेज होगा हाई प्रोडक्शन रेट आर पॉसिबल। डी इसका आंसर हो जाएगा, प्रोडक्शन रेट काफ़ी हाई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Main advantage of cell molding is that option A, a metallic pattern is used. Option B, the mold are stronger. Option C, thin section can be easily obtained. Option D, high production rate is possible. यहाँ पर अपन से क्या पूछा गया है? यहाँ पर अपन से पूछा गया है कि सेल मॉडलिंग का एडवांटेज क्या है। अब अपना जानना जरूरी हो गया कि सेल मॉडलिंग क्या होती है। सेल मॉडलिंग सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जे क्रोनिंग नाम के वैज्ञानिक ने इसे यूज किया गया था। इसे किस लिए यूज किया था? वहां पर गोलियां जब बनानी थी अपन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तब इसे यूज किया गया था। क्योंकि इसकी सबसे खास बात होती है कि ये 1.5 mm तक की मैन्युफैक्चरिंग भी आसानी से कर सकती है, और इसकी प्रोडक्शन रेट इतनी हाई थी कि इससे 1 मिनट में काफी ज्यादा प्रोडक्ट अपन निकाल सकते थे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें खास रूप से अपने सेल्ड रेजिन का और फॉर्मेल्डिहाइड का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। उस सॉल्यूशन को रेत के, सैंड के अपने पैटर्न बनाए जाते थे सी टाइप के। किस तरीके से? इस तरीके से इस पर ये स्प्रिंग लोडेड ये चेम्बर था। यहाँ पर अपने ये पैटर्न होता है। इस पैटर्न से अपन इस तरीके के सी टाइप के मोल्ड तैयार करते हैं। इस पैटर्न से, सेल मोल्डिंग से सी टाइप के मोल्ड तैयार करते हैं। इसमें सैंड और फॉर्मेल्डिहाइड का एक रेजिन काम में लिया जाता है। इसका एडवांटेज, मेन एडवांटेज क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे कि इसकी प्रोडक्शन रेट काफी हाई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, In sand molding, the bottommost part of the flask is called. Option A है cork, option B chick, option C drug, option D है flask bottom. तो यहाँ पर अपन से क्या पूछा गया है? यहाँ पर अपन से पूछा गया है कि सैंड मोल्डिंग में बॉटम पार्ट को क्या बोलते हैं। अब बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट, यहाँ पर दो पार्ट में भी अपनी मोल्डिंग बॉक्स होते हैं। या तो दो पार्ट में हो सकते हैं या फिर 3 पार्ट में भी ये मोल्डिंग बॉक्स हो सकते हैं अपने। तो टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को क्या बोलते हैं? टॉप पार्ट को तो बोलते हैं अपन, तो हो गया मेरा कोक, इसे बोल देते हैं ड्रग। और अगर 3 पैटर्न में हो तो ये तो हो जाएगा कोक, ये हो जाएगा ड्रग, और इसे बोल देते हैं अपन चिक। ये अगर 3 पार्ट में अपनी मोल्डिंग बनी हुई हो तो इस तरीके से इनके नाम होते हैं मोल्डिंग बॉक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Uniform sand hardness is obtained throughout the mold by which of the following molding machine? Option A, diaphragm molding. Option B, stripper plate. Option C,
सेंस लाइनर, ऑप्शन डी स्क्रींजिंग। तो यहाँ पर अपन से क्या पूछा गया है? यहाँ पर अपन से पूछा गया है कि अगर अपन को मॉडलिंग में यूनिफॉर्म हार्डनिंग प्राप्त करनी है तो कौन सी मशीन से यूज की जाएगी। तो यहाँ पर जो सेंस लाइनर है, इस वाली मशीन को यूज करके अपन पूरे मोल्ड में यूनिफॉर्म हार्डनेस ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In order to ram the sand softer on the pattern face and harder at the back of the mold, which of the following type of molding machine is used? Option A है jolt, B है sand liner, C है screening, D है stripper plate। अब इसमें अपन से क्या पूछा गया है? इसमें अपन से पूछा गया है कि अपना जो मोल्ड है वो फ्रंट में तो सॉफ्ट रहे और बैक में, मतलब टॉप में तो सॉफ्ट और बैक साइड में हार्ड रहे। तो ये किस प्रोसेस या किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर अपने ऑप्शन में है जोल्ट, सेंस लाइनर, स्क्रींजिंग और स्ट्रिपर प्लेट। जोल्ट क्या होता है? जोल्ट एक शॉक्स या सडनली किसी चीज को पुश करना या धकेलना सडनली, वो जो प्रोसेस रहती है उसको जोल्ट बोलते हैं। तो ये तो इस प्रोसेस में अपना ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं होगा, तो ये तो जोल्ट तो हो नहीं सकता। सेंस लाइनर अपन देख चुके हैं। सेंस लाइनर अपना होता है कि अपन को कंप्लीटली यूनिफॉर्मली, अगर माउल्ड को हार्ड माउल्ड चाहिए कंप्लीटली, तो यूनिफॉर्मली हार्डनेस देने के लिए जो मशीन होती है उसको अपन सेंस लाइनर बोलते हैं। स्क्रींजिंग, ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के द्वारा अपन को मिलता है फ्रंट में तो सॉफ्ट और बैक साइड में जो अपन को मोल्ड मिलता है वो रहता है हार्ड। ये जो प्रोसेस रहती है अपनी। और यहाँ पर स्ट्रिपर प्लेट का क्या यूज है? स्ट्रिपर प्लेट का यूज है कि जो मोल्ड अपनी रहती है जिसमें अपन कोर प्रिंट या कोर का यूज करते हैं, उस कोर को अगर अपन इजेक्शन पिन या हाई प्रेशर एयर या हाई प्रेशर उसके द्वारा उसको नहीं निकाल सकते, तो उस केस में अपन यूज करते हैं स्ट्रिपर प्लेट। इसके द्वारा उस कोर को निकाला जाता है, ब्रेकआउट किया जाता है अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट से। तो ये इसका यूज हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The taper provided on pattern for its easy and clean withdrawal from the mold is called. Option A है taper allowance, option B draft allowance, option C restoration allowance, option D है pattern allowance। तो यहाँ पर अपन से क्या पूछा गया है? यहाँ पर अपन से पूछा गया है कि पैटर्न में माउल्ड से पैटर्न को बाहर निकालने के लिए जो टेपर दिया जाता है, उस टेपर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में अपन को मिला है कि उसको टेपर अलाउंस बोलते हैं, ड्राफ्ट अलाउंस बोलते हैं, या डिस्टोरेशन अलाउंस बोलते हैं, या पैटर्न अलाउंस बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न अगर अपन तैयार करते हैं तो उस पैटर्न में कुछ अलाउंस दिए जाते हैं। वो अलाउंस क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि अपन किसी भी चीज को बना रहे हैं तो बनाते वक्त उसमें किसी भी प्रकार की डिफेक्ट कुछ भी आ सकता है। जैसे वो साइज में बड़ा हो सकता है, साइज में छोटा हो सकता है, या फिर वो उसकी डायमेंशन कम ज़्यादा हो सकती है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए जो अलाउंस दिए जाते हैं पैटर्न में, उन सबको अपन क्या बोलते हैं? पैटर्न अलाउंस बोलते हैं। तो अपना क्या हो गया? पैटर्न अलाउंस हो गया। अब ये जो अलाउंस दिए जाते हैं पैटर्न में दिए जाते हैं, तो पैटर्न में कौन कौन से अलाउंस दिए जाते हैं? श्रिंकेज अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंस, सेकिंग अलाउंस और डिस्टोरेशन अलाउंस। अभी अपन आंसर पे नहीं पहुंचे। तो ये जो अलाउंस दिए जाते हैं ये पैटर्न में दिए जाते हैं। अब श्रिंकेज अलाउंस किसे बोलते हैं? श्रिंकेज अलाउंस हो गया अपना कि कोई भी पैटर्न अपन बना रहे हैं तो वो जब सॉलिडिफाई होता है, मतलब अपन उसको गर्म करके पिघले हुए मेटल को अपन उसमें डालते हैं माउल्ड में, लेकिन जब वो सॉलिडिफाई होके एक प्रोडक्ट बन जाता है, जब उसको अपन उस पैटर्न से बाहर निकालते हैं तो उस दौरान वो थोड़ा सा श्रिंक होगा। सॉलिड होने के बाद लिक्विड से अगर आप सॉलिड स्टेट में होगे तो वो श्रिंक होगा, अपनी डायमेंशन कम करेगा। तो जैसे मेरे प्रोडक्ट की साइज थी 11 सेंटीमीटर, अब 11 सेंटीमीटर मुझे फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन वो श्रिंक होकर रह गया 9 या 10 सेंटीमीटर। तो इस अलाउंस को मैनेज करने के लिए मुझे पहले से ही उसे 12 या 13 सेंटीमीटर का बनाना पड़ेगा, तब जाके वो सॉलिडिफाई होकर 11 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो यहाँ पर जो ये अलाउंस दी जाती है श्रिंकेज अलाउंस, इसको बोलते हैं श्रिंकेज अलाउंस। इस टाइप की अगर अलाउंस दी जाती है तो सेकंड बात आती है अपनी मशीनिंग अलाउंस की। मशीनिंग अलाउंस से मतलब है कि अपना जो प्रोडक्ट बन रहा है, फिनिश प्रोडक्ट, उसको एक्चुअल शेप और साइज देने के लिए, हाईली एक्यूरेट बनाने के लिए, एक्यूरेसी डायमेंशन देने के लिए जो अलाउंस दी जाती है, जैसे अपन को उस पर कुछ मशीनिंग वर्क करना है
उस पर मान लीजिए टेपर टर्निंग करनी है या उसको फेसिंग करनी है, तो ये जो अलाउंस दी जाएगी मशीनिंग करने के लिए उसको अपन देंगे मशीनिंग अलाउंस नाम देंगे। अगला अपना आता है ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस किसे बोलते हैं? ड्राफ्ट अलाउंस बोलते हैं कि अपन कोई भी प्रोडक्ट बनाया, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका एक पैटर्न तैयार किया, उस पैटर्न से अपन ने उसको सॉलिड होने के बाद अगर अपन उसको इजेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जैसे इस तरीके का मेरा कोई पैटर्न है स्ट्रेट, आई मीन माउल्ड है, इस तरीके का मेरा माउल्ड है। तो इस माउल्ड से अगर मैं पैटर्न को निकालता हूँ तो निकालते वक्त वो क्या है, इन किनारों से काफी चिपका हुआ रहता है, तो उसके टूटने का डर रहता है। लेकिन अगर मैं इस माउल्ड को इस तरीके से ना बना के इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा टेपर दे दूं, अगर मैं इसे हल्का सा टेपर दे दूं तो इसे निकालने में काफी आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार का जो अलाउंस दिया जाता है, जो टेपर दिया जाता है माउल्ड में पैटर्न को इजीली रिमूव करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ड्राफ्ट अलाउंस। और दो अलाउंस और आते हैं अपने, कौन कौन से? एक तो सेकिंग अलाउंस और एक डिस्टोरेशन अलाउंस। ये जो दो अलाउंस है, सेकिंग किसे बोलते हैं? सेकिंग उसे बोलते हैं कि जैसे अपन पैटर्न को माउल्ड से निकालना है तो उस दौरान वो उससे चिपका हुआ रहता है तो इजीली नहीं निकलता, इस टाइप के पैटर्न में इजीली नहीं निकलता, तो उसको लकड़ी के गुट्टे या किसी धातु से हल्का हल्का ठोका जाता है माउल्ड को, उससे कि उसका क्या है, आकार बढ़ जाता है, थोड़ी सी डायमेंशन बढ़ जाती है, तो वो इजीली रिमूव हो जाता है। उसको ठोकने के बाद जब चारों तरफ से उसको पीटते हैं तो वो इजीली रिमूव हो जाता है। लेकिन उसकी डायमेंशन बढ़ गई तो इस टाइप के जो अलाउंस दिया जाता है, मतलब उसकी डायमेंशन पहले से ही कम रखी जाती है ताकि वो सेकिंग के बाद बढ़ेगी, तो वहाँ पर डायमेंशन में कमी दी जाती है। तो इस टाइप का जो अलाउंस दिया जाता है उसको सेकिंग अलाउंस बोलते हैं। जिस टाइप के प्रोडक्ट में या जिस टाइप की अपन को वो चाहिए प्रोडक्ट, उसमें ये अलाउंस दी जाती है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पर ये निर्भर करती है। नेक्स्ट मेरा आ गया डिस्टोरेशन अलाउंस। डिस्टोरेशन अलाउंस से मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ वो सॉलिडिफाई होने के दौरान, मान लीजिए डिस्टोर थोड़ा सा उसका साइज इस तरीके से हो गया, वो अपनी डायमेंशन से चेंज हो गया, तो ये जो चेंज आएगा सॉलिडिफिकेशन के दौरान, इसको ठीक करने के लिए मैं पहले से ही पैटर्न में इसके अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा इसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाउंस दे दूंगा, जिससे कि वो जब मुझे उसकी फिनिश प्रोडक्ट मिले तो एक्चुअल शेप में मिले। इस टाइप के अलाउंस को क्या बोलते हैं? डिस्टोरेशन अलाउंस। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ड्राफ्ट अलाउंस, और ये सारे पैटर्न अलाउंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Of the following is not a casting process. ऑप्शन ए है Cartesius process, ऑप्शन बी है extrusion, ऑप्शन सी है सेमी सेंट्रीफ्यूगल मेथड, ऑप्शन डी है स्लश प्रोसेस। तो इसमें वो अपन से पूछ रहा है कि कौन सी प्रोसेस अपनी कास्टिंग प्रोसेस नहीं है। अपने पास ऑप्शन में है कार्टेशियस प्रोसेस। सबसे पहले अपन जानते हैं कि कार्टेशियस प्रोसेस क्या होती है। कार्टेशियस प्रोसेस होती है कि अपन प्री डिफाइन कोई कैलकुलेटेड केविटी है जिसमें अपन को पता है कि इतना मेटल आएगा, अपन उसमें उतना मेटल फिल कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? कार्टेशियस प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट अपनी है एक्सट्रूजन प्रोसेस। इसको छोड़ते हैं फिर अपन, इसको छोड़ के अपने आते हैं सेमी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस पे। सेमी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस क्या होती है? इसमें अपन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अपने डाई को रोटेट करवाते हैं, रोटेट करवाने के बाद में उसकी कैविटी फिल हो जाती है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे अपन उसमें पिघला हुआ मेटल डालेंगे तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उस कैविटी में जाके फिलअप हो जाएगा। लेकिन ये अपनी एक्सेस पे रोटेट होती है, इसी के साथ ही इसमें होलो शेप देने के लिए कोर प्रिंट लगा दी जाती है। कैसे? जैसे मुझे इस तरीके की कोई शेप चाहिए, इस तरीके की कोई शेप चाहिए, और ये मेरी डाई हो गई दो पार्ट में, इस तरीके से कोई डाई हो गई मेरी, और ये होलो शेप चाहिए मुझे। तो ये जो कैविटी है ये तो फिलअप हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, लेकिन ये जो यहाँ पर इस पोर्शन में मैं लगा दूंगा एक कोर, जिससे कि मुझे डिजायर्ड होलो शेप मिल जाएगी। ये कहलाती है अपनी सेमी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। अगली है अपनी स्लश प्रोसेस। स्लश प्रोसेस में क्या होता है? ये एक कैविटी, एक
शेप, एक केविटी प्राप्त करने के लिए प्रोसेस होती है। जैसे अपन ने पोर मेटल डाला किसी भी शेप में, और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद उस माउल्ड को अपन ने पलट के उल्टा कर दिया, तो उसमें से कुछ मात्रा में तो मेटल उस केविटी में चिपक जाता है, मतलब वहाँ रुक जाता है, और बाकी का पिघला हुआ बाहर आ जाता है। तो वो जो शेप प्राप्त होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन स्लश प्रोसेस। अब बात करते हैं अपन एक्सट्रूशन की। ये तीनों तो थी अपनी कास्टिंग मेथड, लेकिन एक्सट्रूशन जो है वो अपना एक फॉर्मिंग मेथड है। फॉर्मिंग मेथड से मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल का वॉल्यूम तो वो का वही रहे, लेकिन उस पर प्रेशर लगा के उसकी शेप में या साइज में अपन चेंज कर दें, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मिंग प्रोसेस। उसी की एक क्लासिफिकेशन है अपना एक्सट्रूशन। एक्सट्रूशन में ये दो टाइप्स होता है, हॉट एक्सट्रूशन, कोल्ड एक्सट्रूशन। इन दोनों में अपन हॉट मेटल और कोल्ड प्रोसेस ये इस तरीके से अपन इसको अलग अलग डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, अपन मेटल को डाल देते हैं केविटी में और प्रेशराइज करके उसको ये किसी होल से निकालते हैं। ये इसमें इसकी प्रोसेस है, इसको अपन आगे और डिफाइन करके बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपना। Surface to machined are marked on the pattern by the following color: A black, B yellow, red और blue। यहाँ पर अपन से पूछा गया है कि कौन से कलर की कोडिंग शो करती है कि इस पोर्शन की, इस सरफेस की मशीनिंग होनी है। तो यहाँ पर अपना आंसर रहेगा कि येलो कलर अगर किसी सरफेस पर मार्क किया गया है तो वहाँ पर उसका मीन हो गया कि ये सरफेस मशीनिंग के लिए तैयार है। जबकि अगर कहीं पर ब्लैक कोडिंग हो रही है तो उसका मीन है कोर प्रिंट फॉर अनमशीन्ड ओपनिंग। और जहाँ पर रेड हो रहा है तो उसका मीन हो जाता है सरफेस इज नॉट टू बी फिनिश्ड बट लेफ्ट द कास्टिंग हो चुकी है लेकिन ये फिनिश्ड नहीं है। और ब्लू ये अपन को कंफ्यूजिंग करने के लिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In order to facilitate the withdrawal of pattern, option A है pattern is made smooth, option B है water is supplied on the pattern surface, option C है allowance are made on pattern, option D है draft is provided on the pattern। क्वेश्चंस में अपन से पूछा गया है कि पैटर्न इजीली विड्रॉल किस तरीके से हो जाता है, किस वजह से होता है। तो वहाँ पर अपना जवाब होगा कि अपन ने देखा था कि पैटर्न में अपन अलाउंस दे देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि अपना ड्राफ्ट इजीली रिमूव हो जाता है या विड्रॉल हो जाता है। लेकिन कौन सा अलाउंस देते हैं पैटर्न में, अपन वहाँ पर देते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। इसकी वजह से अपना पैटर्न इजीली विड्रॉल हो जाता है। देखिए नहीं Cope in foundry practice refer to, ऑप्शन है bottom half of molding box, top half of molding box, middle portion of the molding box, coating of the molding face। इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है कि कोप किसे बोलते हैं। अब कोप अपन पहले पढ़ चुके हैं, कोप मोल्ड बॉक्स का अपर जो पार्ट रहता है उसे अपन कोप बोलते हैं। इन सब क्वेश्चनों के पीछे अपना उद्देश्य है कि इनके साथ साथ अपना थ्योरेटिकल भी कवर हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।